हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को इससे पहले लिथियम तक पढ़ा दिया था। एल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट में हमारे पास लिथियम इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। आज हम लोगों को सोडियम के बारे में पढ़ना है, देन थोड़ा सा पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे और सीधे हम लोग एस ब्लॉक ग्रुप 2 को आज क्रॉस करेंगे। सीधे के सीधे हम लोग एस ब्लॉक ग्रुप सेकंड को क्रॉस करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी okay. So what about the sodium? Sodium is just like a soft, okay? सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है और आसानी से इसको जो है चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, जरा देखिए। सोडियम हमने क्या बोला बच्चों? एक सॉफ्ट मेटल है। कैन वी कट इजली बाई KNIF नाइफ। ठीक है ना? चाकू से हम लोग इसको बहुत आसानी से काट सकते हैं। इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, बहुत थोड़ा थोड़ा सिंपल सिंपल बातें इसके बारे में पढ़नी है। प्रिपरेशन इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है कास्टनर प्रोसेस। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पूछेगा कि जो ये सोडियम है, इस सोडियम को कौन से मेथड से बनाया जाता है? तो पहला हमारे पास जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों, इसका नाम है कास्टनर प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ऑफ NaOH। NaOH मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और इसको बनाया जाता है। देखिए क्या होता है बच्चों इसके केस में, जब भी हमारे पास कभी भी कोई भी सोडियम मेटल होता है, ये जो सोडियम मेटल है ये जनरली इसको जो है जब इलेक्ट्रिसिटी से जो है हीट करवाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो ये जनरली क्या होता है बच्चों, Na पॉजिटिव आयन प्लस OH माइनस आयन में टूट जाता है। अब क्या होगा, एनोड पे कौन चला जाता है? एनोड पे और हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं जनरली। एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? कैथोड होता है। तो कैथोड पे जो सोडियम होता है, सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन जो है एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये Na में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम पॉजिटिव आयन Na मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बोलते हैं यहाँ पे सोडियम का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड क्या होता है, एनोड पे कौन जाता है? एनोड पे Cl माइनस जाता है, 2Cl OH माइनस जाएगा और ये OH माइनस जो है H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनोड और कैथोड की ये दोनों की दोनों रिएक्शन इस तरीके से होती है। आ रही ये बात समझ में? बहुत ही सिंपल और बेसिक बातें मैंने आपको बताई है। आइए इसके बारे में दूसरी बातें कुछ जानते हैं। हमारे पास दूसरा जो प्रोसेस होता है, दूसरा होता है डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस is methods of even method of preparation for the sodium metal। इसमें भी हम लोग जनरली किसको यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो इसको हम लोग बनाते हैं। आइए कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है उसके बारे में देखते हैं। तो कैथोड पे ये जब भी Na पॉजिटिव आता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो ये Na में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। और एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे Cl माइनस जाएगा और ये Cl माइनस दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लॉस करता है, तो 2Cl2 में कन्वर्ट। तो मतलब कहने का ये मीनिंग है कि ये दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। इसमें पूछे जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यूज फॉर द सोडियम मेटल।
तो सोडियम मेटल के लिए जनरली हमारे पास जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, ये हमारे पास ओनली दो टाइप के, एक है कास्टनर प्रोसेस, दूसरा है डाउन प्रोसेस। एक हमारे पास है कास्टनर प्रोसेस, दूसरा है डाउन प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बता दी है, जिसके बारे में आप लोगों को नोट करना है। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अच्छा सुनो, एक बात और मैं आपको बताता हूँ। आइए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इस सोडियम मेटल की, वो सब चीजें थोड़ा सा देखते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। लो पहला इसमें होता है, ठीक है ना, इसके जो है आइसोटोप, दो आइसोटोप मिलते हैं। आइसोटोप्स आप लोग जानते हैं, 11 of sodium 20 and 11 of sodium 23। और ये वाला जो आइसोटोप है यही स्टेबल आइसोटोप है, ठीक है ना, यही इसका स्टेबल आइसोटोप्स है, ठीक है ना। दूसरा इट गिव्स, ये सोडियम मेटल गिव्स देता है टू ब्राइट लाइन, टू ब्राइट लाइन D1 and D2 in येलो स्पेक्ट्रम रीजन। येलो स्पेक्ट्रम के रीजन में ये जनरली दो लाइनें देता है, और वो आपके, एक आपका D1 हो गया, दूसरा आपका D2 हो गया, ठीक है ना। चलिए इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहली बात तो ये है, पहला ये है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी हम इसके सोडियम को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये या तो Na2O देता है और या ये Na2O2 देता है, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है। मैंने बताया था सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को जब भी आप लोग बच्चों हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये NaOH में कन्वर्ट हो जाता है, और NaOH में जैसे ही कन्वर्ट होने के बाद जब भी आप लोग इसको जो है, ठीक है ना, 2CO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो Na2CO3 के साथ प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इनके साथ रिएक्शन कराने से ऐसा ही बनता है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको इट केप्ट अंडर केरोसिन, इसको जो है केरोसिन में डुबो के रखते हैं, बिकॉज ऑफ ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या इसको क्या बोलते हैं, एयर, हवा में क्या है, एयर, ठीक है ना, इट कैचेस फायर, आग पकड़ लेता है। जैसे आप बच्चों इसको हवा में निकालोगे ऐसे तो बिल्कुल आग पकड़ लेता है। आप कभी किसी लेबोरेटरी में जाओगे तो वहां पे सोडियम आपको कैसे दिखेगा, जैसे रबर होता है, रबर, रबर, हैव यू सीन एवर रबर, रबर कभी देखा है क्या आपने,
तो जिन बच्चों ने देखा होगा तो रबर जितना सॉफ्ट होता है, लाइक सेम उसी तरीके से सोडियम भी होता है आपको। और जब सोडियम आप निकाल एकदम बॉटल में बंद होता है, केरोसिन अंडर या कुछ ऐसी चीजों में आप सोडियम के एक छोटे से पीस को बाहर निकालोगे तो बिल्कुल जो है उसमें क्या होता है, एकदम से बिल्कुल हल्का हल्का जो है व्हाइट फ्यूम सी आती है। क्यों? इसलिए आती है क्योंकि वो है बिल्कुल जो है आग पकड़ने की टेंडेंसी में रहता है। क्यों? क्योंकि एयर के साथ जो है वायुमंडल में क्या ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में जनरली ऑक्सीजन है बच्चों, इसलिए वो जो है उसको जो है अंडर द केरोसिन रखा जाता है। अंडर द केरोसिन होने से वो जनरली जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कैन नॉट वी रिएक्ट, है ना। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था और जो मैंने आपको बोल दी है, और ये नोट भी करके रखा हुआ है, नोट करिए। मैंने आपको बताया कि ये सोडियम जनरली यहाँ पे देखते रहिए थोड़ा सा, ये सोडियम जो है जब भी सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये दो टाइप के ऑक्साइड देता है, एक तो Na2O और दूसरा क्या देता है Na2O2। इसका नाम सोडियम पर ऑक्साइड है। सोडियम पर ऑक्साइड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपने जैसे कभी कभी सुना होगा ना, ये कहाँ देखा होगा मैं आपको, आपने सुना है तेजाब, सुना है नाम, क्या बोलते हैं ना लोग, तेजाब। तो मेटल्स को जो है मेटल को वॉश करने के लिए या गोल्ड और इसमें जो है ये जनरली यूज होता है, जो ज्वेलरी की दुकानें होती हैं तो उसमें जो है जनरली सोडियम परऑक्साइड ही डाला जाता है। सोडियम परऑक्साइड मतलब हाथ पर डालोगे तो सीधे चल जाएगा। और इंडस्ट्रियली इस सोडियम परऑक्साइड को मार्केट में अगर आप इसको बोलेंगे सोडियम परऑक्साइड चाहिए तो आपको नहीं बता पाएगा। इसको आपको इंडस्ट्रियली एक नाम होता है जिसका नाम है ऑक्सोन। ऑक्सोन नाम से इसको जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये भी एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियली इसका नाम क्या है बच्चा? ऑक्सोन है, ठीक है ना। बाकी वाटर से रिएक्शन करने पे क्या बनाता है ये आप जानते हैं, किससे रिएक्शन करने पे ये क्या बनाता है, ये सब चीजें बच्चों आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे दो पॉइंट में लिख देता हूं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस में है, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं इसमें, और वो सब चीजें आपको याद रखनी है बच्चों, तभी आपको कुछ फायदा होगा। इसका जो एप्लीकेशन है, यूजेस, फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम अमालगम, जो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। दूसरा हम लोग लिखते हैं used in न्यूक्लियर रिएक्टर। ये दो इसके एप्लीकेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, जो कि थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंसी खलेगी। ठीक है, सोडियम का मैंने आपको बताया था, एक सोडियम का कंपाउंड है NaOH। NaOH क्या है? एक बेस है। बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है, Sb लिख दिया है तो समझिए स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम का ये कंपाउंड है जिसका नाम है, द कंपाउंड ऑफ द सोडियम इज NaOH। इसको अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे NaOH को तो ये क्या बनाता है, देखिए NaCl प्लस NaClO। इसका नाम है सोडियम हाइपो
क्लोराइड। यहाँ पे जरा देखिए सोडियम, यहाँ पे बच्चों देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे सोडियम देखो कैसे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, यहाँ पे भी +1 में आया हुआ है ना, हाँ +1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। और ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, कोई चेंज नहीं। सोडियम हाइपोक्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, ये रिएक्शन कभी कभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कभी कभी आपको पूछ देता है, ठीक है ना। एक और रिएक्शन है, फास्फोरस को NaOH के साथ प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करते हैं, NaOH प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है Na2HPO2, ठीक है ना। NaH2 PS3, फॉस्फीन, इसका नाम है फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस। आगे इसके बारे में जानोगे, बस थोड़ा सा नोट कर ले। और ये है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, नोट कर लीजिएगा इसको भी। अच्छा, सोडियम का एक और फॉर्मूला, एक और कंपाउंड है जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, Na2CO3, ये सब 10th में पढ़ा हुआ है, इसलिए बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सुना हुआ है ना आप लोगों ने, ये सारी चीजें आपने वहां पे पढ़ी है ना। तो इसको बोलते हैं, ये वॉशिंग सोडा है, और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जरा देखिए इसके बारे में। Na2CO3 10H2O को 10H2O को बच्चों, अगर आप 373 देखो बिलो 373 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा Na2CO3H2O प्लस 9H2O, ठीक है ना, ये बनाएगा 9H2O। और इसको अगर आप अब 373 केल्विन पे रिएक्शन करोगे तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस 10H2O। तो ये दोनों रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे कुछ चीजें देख रहा हूं, अच्छा कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो थोड़ा सा आपको याद रखनी है भाई, कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। जैसे पोटेशियम का ये कंपाउंड है K2HgI4, इसका नाम है नेस्लर्स रिएजेंट। तो कभी कभी आपको पूछता है एग्जामिनेशन में नेस्लर्स रिएजेंट क्या है, तो इसका फॉर्मूला है K2HgI4। इसको यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर स्टीमेशन ऑफ
एस्टिमेशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम आयन। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा है Na2H2O3, इसको जनरली हाइपो नाम से जानते हैं, तो ये हाइपो भी इसी का फॉर्मूला है। एक और कंपाउंड है NH4H2O, इसको बोलते हैं माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट। इसका नाम है माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट, और इस सॉल्ट को जनरली यूज्ड किया जाता है, यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ सिलिका। सिलिका, आपको एक बात बता देता हूं बच्चों, मैं बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में इसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो जो ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, ये क्या है, ये जो है आपका NaNH4Spo4.4H2O, this is the microcosmic salt, and this microcosmic salt generally used for the testing of silica. Okay, please note down all these formula. ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे पास पोटेशियम ऑक्साइड है, या सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये जरा जानते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के बारे में। KO2 को अगर CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बना K2CO3 प्लस 3O2, मतलब इसको हम लोग जनरली बोलते हैं लाइफ सपोर्टर भी बोलते हैं। क्यों क्यों बोला जाता है इसको लाइफ सपोर्टर? ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब भी रिएक्शन करता है तो ऑलवेज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है। हमेशा हमेशा बच्चों यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करता है। तो जब ये ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करता है तो इसका ये मीनिंग है कि भाई ये जो है ऑलवेज ऑलवेज जो है एज ए लाइफ सपोर्टर करता है, ऑक्सीजन को जनरेट करता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन को जनरेट करता है ये वाला कंपाउंड। इसको नोट कर लीजिएगा इसको भी। कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोलो बेटा। चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने एस ब्लॉक ग्रुप फर्स्ट को पूरा पढ़ लिया है। अब आपकी बारी है कि आप जो है थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ें अपने घर में। अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एस ब्लॉक ग्रुप सेकंड। एस ब्लॉक ग्रुप सेकंड को भी हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा 2 मिनट, फिर हम लोग जो है सीधे एस ब्लॉक ग्रुप नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर सेकंड को स्टार्ट करने के बाद, है ना, आज एस ब्लॉक ग्रुप सेकंड होगा और हो सकता है कल कंप्लीट भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है बच्चों, लेकिन इसको आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ना है इसके बारे में भी, और अपनी बुकलेट से पढ़िएगा अच्छे से।
2 मिनट में स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है ग्रुप सेकंड को स्टार्ट कर देते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, है ना। और जैसे ही बच्चों ये दोनों के दोनों ग्रुप यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम लोग फिर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पी ब्लॉक भी है, ठीक है। पी ब्लॉक को ही स्टार्ट कर देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। पी ब्लॉक ही स्टार्ट कर देंगे, है ना। पी ब्लॉक भी हम लोग कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मेन पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, so there may have a some of the problem to understand you that कि कैसे आप लोग उस टर्म को कंप्लीट करें, ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, leave it all these things, because right now we have to learn about the
Alkaline earth metal. Alkaline earth metal means S block element group 2 है। आइए सीखते हैं बढ़िया से क्या है। ग्रुप सेकेंड, और इसी को एक नाम और दे देते हैं जिसका नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसी को एक नाम और दे देते हैं जिसका नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है ना। चलिए, तो शुरू करने से पहले हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीख लेते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। बीई साइड में लिखता हूं, बिल्कुल साइड में। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले क्या लिखेंगे? हीलियम, नियॉन, इनके करस्पॉन्डिंग इनर्ट गैस, आर्गन, क्रिप्टन एंड जीनन। Kr, क्रिप्टन एंड जीनन। अब सुनो, NH2 NP2, सॉरी NH2 होता है इनके लास्ट में, तो ये सेकंड का एलिमेंट है, थर्ड का है, फोर्थ का है, 5 का है, 6 का है। दिख रहा होगा कॉर्नर पे। तो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s। ये वो एलिमेंट हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इनके बारे में देख सकते हैं। देखो बच्चों, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस वे में आप लोग लिखना जानते हैं। आइए पढ़ते हैं इनके एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस। अच्छा, अब क्या मुझे बार बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंसेप्ट को बताने की जरूरत है क्या? से यस और नो? नो सर। क्या? नो सर। क्या बोला बेटा? नो सर। नो सर। वेरी वेरी गुड। क्योंकि बच्चों आप तो जानते हैं कि सर जो है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंसेप्ट को पढ़ा पढ़ा के थक गए हैं आप, है ना। आप तो जानते हैं सर जो है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंसेप्ट को पढ़ा पढ़ा के सर के बाल, सिर के जो बाल हैं वो सब गिर गए। कैसे? अब जो है सर बुढ़े हो गए हैं ये सब पढ़ा पढ़ा के। समझ रहे हैं ना। आप तो जानते हैं वैसे भी, और बार बार बोल बोल के आप जानते हैं। सो फाइनली बच्चों, मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसे ही आप लोग ऊपर से नीचे आते हो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो कंसेप्ट है, जो रूल है वो जो है फेल हो जाता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ on moving down atomic radius increases because of effective nuclear charge decreases.
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। सो रेडियस ऑफ बेरिलियम इज द ग्रेटर देन हो जाएगा क्रिप्टन से एंड स्ट्रोंशियम से, और ये ज्यादा हो जाएगा कैल्शियम से। देन दिस इज द मैग्नीशियम एंड दिस इज द बेरिलियम। ये बेरियम है और ये बेरिलियम है। Ba का मतलब है बेरियम और Be का मीनिंग है बेरिलियम, है ना। तो दोनों चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है, सर ने क्या बोला, है ना। तो अब एक तो ये हो गया। आइए एक और टर्म इसमें पढ़ते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी, यहाँ पे एक टर्म एक्सेप्शनल है, वो आपको याद रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं, एक तरीके से एक रहस्यमय केमिस्ट्री है, मिस्ट्री है ये, इसके बारे में बस सुना है, एक्सेप्शन ज्यादातर इसमें। ओके, तो कुछ चीजें आपको लर्न करनी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर मास, तो बेरियम का ऑलरेडी सबसे ज्यादा होगा, फिर स्ट्रोंशियम का होगा, जाहिर सी बात है, होना ही है, ठीक है ना। उसके बाद सीधे क्या हो जाता है, बेरिलियम का हो जाता है, और देन आपके पास होता है मैग्नीशियम का, देन कैल्शियम। देखो, बेरियम का मास ज्यादा है तो आगे होगा, स्ट्रोंशियम का ज्यादा है तो आगे ही होगा, फिर ये वाला सीधे इधर आ जाता है, फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, इस पे लिखेंगे एक्सेप्शनल लिखिए। आप तो पहले से सुना होगा कि केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, बस एक्सेप्ट कहते हैं। तो भैया जब पूरा एक्सेप्शनल है तो पढ़ ही क्यों रहे हैं उसको, है ना। जब ये पूरा एक्सेप्शनल है बच्चों, तो इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं आप लोग। पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया एक्सेप्शनल ही है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहां पे मैंने लिखा है नोट डाउन। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। बढ़िया सा कंसेप्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत जो उसको बाहर निकालने में यूज हो, जो उसको बाहर निकालने में यूज हो बच्चों, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकाले। अब बाहरी इलेक्ट्रॉन का आपको पता है ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, लगेगी। अगर ज्यादा एनर्जी लग रही है तो आप बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और अगर एनर्जी कम लग रही है बच्चों तो आप बोलेंगे सर आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं IE decreases down the group। क्यों? बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, है ना। ऊपर से नीचे जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होती है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होगी, मैं अब लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि ये सब बताया है, जब बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ऊपर से नीचे जाने पे कम होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में कम हो जाएगा। तो जब वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जब अट्रैक्शन ही कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, ढीला बंधा होगा, वीकली बाउंडेड होगा। और वीकली बाउंड कोई हवा ऐसे मुंह से फू मारेगा और तुरंत निकल जाएगा, टूट जाएगा, कम एनर्जी में ही वो टूट जाएगा। सो दैट्स व्हाई ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन ए on moving down the group in a periodic table,
ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में जब जैसे आप नीचे आते हो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सो फाइनली द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बेरिलियम इज द ग्रेटर देन हो जाएगा मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा कैल्शियम से, फिर स्ट्रोंशियम से, बेरियम से। क्लियर हुई यहाँ तक बात? कोई डाउट है, कोई बात अगर है किसी को कुछ कहना है तो वो मुझसे पूछ सकता है, बहुत इजी लेवल में। ठीक है ना। अब हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट भी वही है भाई। हाइड्रेशन एनर्जी भी मैंने आपको पढ़ाया है एस ब्लॉक 1 में। तो हाइड्रेशन एनर्जी जब वहां पढ़ाया है तो यहाँ कौन सा चेंज हो जाएगा? यहाँ भी तो वही होगा भैया। जब हाइड्रेशन एनर्जी वहां जो है जो था वहां भी यहाँ भी वही होगा। यहाँ भी कुछ स्पेशल चेंज नहीं आएगा बच्चों, यहाँ भी कुछ स्पेशल चेंज नहीं आएगा उसमें। तो यही बात आपको कह रहे हैं। हाइड्रेशन एनर्जी में लिख देता हूं He decreases down the group, decreases down the group। और डिक्रीज क्यों हो रहा है ये आप लोग जानते हैं। डिक्रीज क्यों हो रहा है बच्चों ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है ना। डिक्रीज क्यों हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं B का ज्यादा होगा, फिर Mg का होगा, फिर कैल्शियम का होगा, फिर स्ट्रोंशियम का होगा, फिर बेरियम का होगा। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। और हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेशन रेडियाई इसको बोलते हैं। सेम ऑर्डर होगा जैसा पहले बताया था। बी का ज्यादा होगा, फिर Mg का ज्यादा होगा, फिर कैल्शियम का ज्यादा होगा, स्ट्रोंशियम का ज्यादा होगा, फिर बेरियम का ज्यादा हो जाएगा। और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ऑब्वियसली जब जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसका ही ज्यादा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये सब। किसी को कोई बात कहनी है तो वो मुझसे कह सकता है डायरेक्टली। आइए केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं सीधे। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूं चलो एक बार और। ऑक्सीडेशन स्टेट को जानना है। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो है पूरा बढ़िया से इसको पढ़ रहे हैं, और स्मूथली ये जो है कंप्लीट भी होते जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन, देखिए सपोज मैंने लिखा कैल्शियम ऑब्जेक्ट 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये मैंने कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। जरा ध्यान से देखो बच्चों,
अगर ये कैल्शियम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। मींस ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये लॉस हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना बचेगा नहीं बचेगा। तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बड़ा है और ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड भी है। फुल्ली फिल्ड तो दोनों थे लेकिन बड़े साइज का ऑर्बिटल ज्यादा भरा हुआ है तो स्टेबिलिटी आएगी। तो स्टेबिलिटी आएगी बच्चों, जब बड़े साइज का ऑर्बिटल ज्यादा भरा हुआ है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी आएगी। और स्टेबिलिटी आएगी तो अब इस कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन यही होगा ना, 2s2 2p6 3s2 3p6 होगा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जनरली शो करता है शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और +2 में ही ये जनरली मेनली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है। तो Be2 पॉजिटिव आयन होता है, Mg2 पॉजिटिव आयन होता है। नोट कर लिए हमने इसको भी। ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और फिर जो है और आगे बढ़ते हैं।
केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों के पास सबसे पहले बच्चों रिएक्शन विद वाटर है। वाटर के साथ ये जब भी रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एम का मतलब कोई एल्केली अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं। एम का मीनिंग हो गया कि कोई एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं। वाटर से जब भी इसको रिएक्शन करेंगे तो ये MOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता है। गैस को देखा MOH2 क्यों? क्योंकि MOH2 का मतलब मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? +2 में। एक OH माइनस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों? -1। तो 2 का कितना होगा? 2 into 1, 2 into -1। Are you getting or not? 2 into -1 is equal to -2। M को मैंने सपोज लिया कैल्शियम प्लस HOH। HOH मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2 गैस को रिमूव करेगा। ठीक है ना? चलिए, या कोई भी ले लीजिएगा, मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन करिए तो बनाएगा MgOH2 प्लस H। दूसरा पॉइंट है रिएक्शन विद एसिड। भैया एसिड के साथ रिएक्शन करने से ये क्या बनाएगा उसके बारे में भी सोचते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एसिड के साथ इसको रिएक्शन करते हैं। अब एसिड क्या होगा बेटा? HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। तो देखिए मेटल है, H2। MSO4 प्लस H2। अब किसी के माइंड में ऐसा भी होगा सर H2SO4 के साथ आपने एक ही क्यों लगाया? अरे भैया इधर देखो, इधर देखो, SO4 हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो ऑलरेडी मेटल तो +2 में आ गया ना, तो इसलिए एक ही तो SO4 लगेगा। नहीं समझे? समझ गए होंगे, रेडॉक्स पढ़ाया तो है अभी अभी। कैल्शियम सल्फेट प्लस H2, मैग्नीशियम प्लस H2SO4। लो, ठीक है ना? अच्छा, बेस के साथ बेरिलियम जब भी रिएक्शन करता है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख देता हूं मैं, अलग सी है। बेरिलियम को जब भी कभी भी NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो ये बनाता है Na2BeO2 प्लस H2 गैस। इसका नाम है सोडियम बेरिलिएट।
सोडियम बेरिलिएट। नोट करिए। चलिए देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करने से क्या बनाता है वो भी हम लोग देखते हैं। ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनाता है करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है M+H2 इक्वल टू MH2। ठीक है ना, ये ऐसा होता है। तो ये आपका ये भी हो सकता है, देखिए एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बी, बी डायरेक्ट नहीं बनता है। बेरिलियम डज नॉट फॉर्म डायरेक्ट combination of H2 with Be. It forms only कैसे बनता है? बेरिलियम क्लोराइड प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। This lithium aluminum hydride is the strongest reducing agent। ये बच्चों एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इस बेरिलियम क्लोराइड को जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कॉम्बिनेशन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म्स। तो ये सारे के सारे BeH2 को बना देता है AlCl3 को और प्लस LiCl को, ऐसा कुछ फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो कैल्शियम हाइड्राइड होता है, इसको जाना जाता है एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। यूज्ड फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ, इसको हाइड्रोलिथ के नाम से जानते हैं और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। मोर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस को करता है। हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। और जनरली आपको कोई कभी कभी पूछता है BeH2 MgH2 CaH2 strontium H2 and barium H2। ठीक है ना, रिड्यूसिंग ऑर्डर,
रिड्यूसिंग ऑर्डर। अच्छा, थोड़ा सा लाइट बंद कर रहा हूं, देख लीजिएगा, वो थोड़ा सा चमक रहा है वहां पे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे इधर देखो, देखो BeH2 का जनरली जो है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है बेरिलियम। ठीक है ना, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में बढ़िया से समझेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लो, इसमें भी होता है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो आपको पता है बेरिलियम हाइड्राइड इज द मोर थर्मली स्टेबल होगा MgH2 से। दिस इज द मोर हो जाएगा कैल्शियम H2 से, स्ट्रोंशियम H2 से एंड बेरियम H2। ठीक है ना, देखो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, नोट कर लीजिएगा। एनाइन का साइज छोटा है ना, तो बेरिलियम वाले का ही तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चा, देखो तो।
तो ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास को रख देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से फिर, ठीक है ना? कल या परसों ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं बच्चों आप लोगों से फिर से।